आज के इस कार्यक्रम में चूंकि ये मामला हमारे हेल्थ, हमारे स्वास्थ्य से संबंधित है, वर्तमान काल अभी जो दौर चल रहा है हमारा, एक वैश्विक महामारी फिर एक नया रूप लिया है, जिसके संबंध में तफसील से जानकारी हमारे अति सम्मानित सिविल सर्जन साहब के द्वारा आपको मिलेगा। आज के इस कार्यक्रम में मंचासी हमारे सिविल सर्जन साहब, मैं आपको अति सम्मानपूर्वक आपका मैं स्वागत करता हूँ महाविद्यालय परिवार में। सबसे बड़ी बात है कि श्रीमान जी, जब कभी भी हम लोग आपको याद करते हैं, बच्चों के बीच आपकी व्याख्या, स्वास्थ्य संबंधी टिप्स, जानकारियाँ देने के लिए आप सहर्ष उसको स्वीकार करते हैं। आज संडे है, आज रविवार है। निश्चित तौर पर आज का दिन किसी भी कर्मी के लिए, किसी भी अधिकारी पदाधिकारी के लिए इंजॉय का समय होता है, इंजॉयमेंट होता है। सप्ताह में एक दिन की छुट्टी, वैसे हमारे सिविल सर्जन साहब को, डॉक्टर को तो छुट्टी होती नहीं है, वो तो अहरनिश सेवा में है, दिन रात 24 घंटे सेवा में वो रहते हैं। फिर भी एक संडे ही है जो जिस दिन में लोग जरूर चाहते हैं कि घंटा 2 घंटा हम कुछ आराम करें, और आपने उस आराम के समय से कुछ समय चुराकर हमारे बीच है। मैं आपकी कितनी प्रशंसा करूं, मैं हृदय से आपको पुरस्कार व्यक्त करता हूँ, आपके प्रति स्वागत करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मंचस्थ हमारे महाविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर जवाहर बाबू, जो हर एक सेमिनार, संगोष्ठी, NSS की कोई कार्यक्रम, शिविर, हर एक में आपकी सहभागिता, आपका सौजन्य हमें प्राप्त रहता है, और आप प्रेरणादायक व्याख्यान से बच्चों की मानसिक भूख को आप शांत करते हैं। इसलिए मैं आपका बहुत बहुत सम्मान और स्वागत करता हूँ। परमार जी निश्चित रूप से कलमजीवी हैं, पत्रकार हैं, महाविद्यालय में प्रोफेसर भी हैं। पत्रकारिता और शिक्षण कार्य और साथ ही ये सामाजिक कार्य जो है, इस कार्य में इनकी बढ़-चढ़ कर भागीदारी निश्चय हमें प्रेरणा प्रदान करती है। आपकी उपस्थिति से, आपकी गौरवमय उपस्थिति से हम महाविद्यालय परिवार गौरवान्वित हैं। मैं आपका इस समारोह में, इस आयोजन में आपका सम्मान करता हूँ। BN मंडल विश्वविद्यालय इस छात्र संगठन निश्चित रूप से छात्र संगठन की जो भूमिका है, वो छात्र हित, विश्वविद्यालय हित, महाविद्यालय हित, और फिर जब किसी छात्र नेता को गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा उन्हें विश्वविद्यालय के उच्च सदन का पद, सीनेट का सदस्य मनोनीत करे, तो निश्चित तौर पर हम सभी कर्मियों को उस बच्चे पर गौरव अनुभव होता है। और आप हैं रंजन जी, छात्र संगठन के नेता और BN मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा के सीनेट के आप माननीय सदस्य हैं। मैं रंजन जी का स्वागत करता हूँ कि प्रत्येक संगोष्ठी में
आपकी समाज का सहज सुलभ आप हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ। महाविद्यालय के विषय विभाग के हमारे योग्य प्राध्यापक के भारती में भी आपका सहयोग महाविद्यालय को प्राप्त होता है। मैं आपका भी सम्मान करता हूँ। डॉक्टर पंकज बाबू, आप पेशे से चिकित्सक और एक अच्छे चिकित्सक के रूप में शहर में जाने जाते हैं। आज की इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने सिविल सर्जन साहब के साथ आपकी उपस्थिति हम बच्चों को लाभ पहुंचाएगा। हम लोग खुद आपसे लाभान्वित होंगे कि आज के चिंतन का विषय स्वास्थ्य ही है। आज हमारा विश्व, हमारा देश जिस वैश्विक महामारी और नया रूप जो ग्रहण किया है, यदि आपसे हम लोग सुने तो हमारे ज्ञान में कुछ वृद्धि होगी। मैं फिर अपने मंचस्थ संपूर्ण जितने हमारे मेहमान हैं, अतिथि हैं, मैं सबका स्वागत करता हूँ। सामने बैठे हमारे बच्चे जो विभिन्न संकाय, विभिन्न फैकल्टीज के हैं, आप एनएसएस के वॉलंटियर के रूप में हमारे कॉलेज में हैं। रविवार के दिन भी आपकी इतनी उपस्थिति है, यह द्योतित करता है। निश्चित रूप से आप में जज्बा है, उत्साह है, उमंग है, जानने समझने की कि आपके पास जो कौतूहल है। मैं आपके कौतूहल को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मैं चाहूँगा कि हमारे बीच सुधांशु जी आएं और कार्यक्रम जो रूपरेखा आपने तैयार की है उसको आगे बढ़ाएं। आपको तो मैंने धन्यवाद दिया, आपने तो आपका तो स्वागत किया। हम में तुम में खड़े खंड में घट घट व्यापक राम कहते हैं ना, ये हम में तुम में ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं कॉलेज में। अब तो हमको इनसे थोड़ी दूरी बनाने का मन करता है। सर को मैं सूचित करूँ सब लोगों को कि सुधांशु एक ऐसा नाम है, जब से इस महाविद्यालय में इनका योगदान है, तो कल का बच्चा, कल का असिस्टेंट प्रोफेसर है, लेकिन जब से इनका योगदान इस कॉलेज में हुआ है, कॉलेज में सेमिनार, वेबिनार, संगोष्ठी, राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर, चाहे वो बच्चों का शिविर हो, प्रतिदिन लगता है कुछ न कुछ कार्यक्रम। इसके मानस में पता नहीं कितनी योजनाएं हैं, और सब योजना को कार्य रूप में हरदम परिणत करते रहते हैं महाविद्यालय परिषद, शिक्षकों की भी। मैं वास्तव में आपके उस जज्बा को सलाम करता हूँ सुधांशु। इसी तरह हम सबों को आपसे प्रेरणा प्राप्त करते हैं। थैंक यू। आइए आप मंच को संभालिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हम आपके आभारी हैं कि आपने हमारे लिए समय निकाला। और सचमुच आज रविवार का दिन है और काफ़ी व्यस्तताएं रहती हैं, और प्रधानाचार्य के रूप में आप इतना अधिक समय देते हैं सोमवार से शनिवार तक, कि शायद ही आप कोई अपना व्यक्तिगत कार्य कर पाते होंगे इन 6 दिनों में। तो रविवार को आपको भी कई व्यक्तिगत कार्य अपने करने पड़ते हैं, इसके बावजूद आपने हमारे लिए समय निकाला। इसके लिए हम आपको भी धन्यवाद देते हैं और आपका भी आपके ही महाविद्यालय में स्वागत करते हैं। मंच पर जितने भी हमारे अतिथि मौजूद हैं, उनमें से शायद ही कोई अतिथि के रूप में आज आया है। वास्तव में सबों का हमारे प्रति और इस महाविद्यालय के प्रति इतना लगाव है कि सभी सहज भाव से आज उपलब्ध हुए हैं, जिनमें हमारे सबसे वरिष्ठ सिविल सर्जन साहब, हमने कल उन्हें आमंत्रण दिया और औपचारिक आमंत्रण दे भी नहीं पाया, सिर्फ फ़ोन पर आमंत्रण दिया। इसके बावजूद उन्होंने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया। इसके लिए हम आपके आभारी हैं सर।
और टीपी कॉलेज परिवार की ओर से और बीएन मंडल विश्वविद्यालय के जनसंपर्क पदाधिकारी के नाते पूरे विश्वविद्यालय परिवार की ओर से भी हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। और हमारे बीच डॉक्टर पंकज सर मौजूद हैं, अभी मधेपुरा के जाने माने, कोसी के जाने माने युवा चिकित्सक हैं। और मैं आप सबों को बताऊं कि हमने सर को सिर्फ रिक्वेस्ट किया कि सर आप आइए और युवाओं को कुछ स्वास्थ्य संबंधी टिप्स दीजिए। तो सर हम सहर्ष तैयार हो गए और चंद मिनटों बाद उनका फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि सर सिर्फ टिप्स क्यों दें, आप अनुमति दें तो हम अपने 1-2 स्टाफ को साथ में लेते जाएंगे और हम उन लोगों का जांच भी करना चाहते हैं स्वास्थ्य संबंधी। तो मुझे लगा कि देखिए इनके अंदर कितना प्रेम है मेरे प्रति, हमारे महाविद्यालय के प्रति। तो इसका अब खुद इन्होंने ऑफर किया, हम आपके स्टूडेंट्स का या आपके शिविर में जो भी लोग आएंगे उनका स्वास्थ्य का भी जांच करेंगे। तो इसके लिए हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और आप सबों से अनुरोध करते हैं जोरदार तालियों के साथ। जवाहर भैया तो हमारे कॉलेज के शिक्षक हैं और हर एक कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी रहती है। और हमारे संजय भैया, के भारती सर, दोनों हमारे बड़े भाई के समान हैं, दोनों का हमें सहयोग मिलता है। और रंजन जी मेरे छोटे भाई की तरह हैं। और मैंने अपने कई कार्यक्रमों में कहा है, मधेपुरा आने के बाद मेरी जिस व्यक्ति से सबसे पहले मुलाकात हुई है उनमें रंजन कुमार जी हैं। और हमारे लिए गौरव की बात है कि आज वे हमारे सीनेट के माननीय सदस्य हैं और युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। इसलिए आप सबों से अनुरोध है कि उनका भी जोरदार तालियों से आप और बिना समय गंवाए अब मैं प्रधानाचार्य महोदय, रोहित किधर गया? फूल लाइए ना, फूल किधर से? इधर मैं उधर रखोगे ना। मैं प्रधानाचार्य महोदय एवं सभी अतिथियों से आग्रह करूंगा, विशेष रूप से सिविल सर्जन साहब और डॉक्टर साहब से कि आप आएँ और हमारे महाविद्यालय के संस्थापक श्री कीर्ति नारायण मंडल साहब के चित्र पर पुष्पांजलि करें। हाँ, इसलिए हम सभी कीर्ति बाबू के ऋणी हैं और मैं प्राय हर एक कार्यक्रमों में यह बात कहता हूं और आज भी मेरा यह कहने का मन है कि हम सभी जो कुछ भी कर रहे हैं और इस महाविद्यालय की जो कुछ भी उपलब्धियां हैं सभी कीर्ति बाबू की कीर्ति को ही समर्पित है। उन्हीं की यश और कीर्ति है कि आज हम सभी निरंतर कुछ न कुछ आगे बढ़ रहे हैं और हम उनके प्रति ऋणी हैं। और हम सबों का यह दायित्व है, उनके पितृ ऋण को हम सभी चुका तो नहीं सकते हैं पूरी तरह, लेकिन उनके प्रति हम आदर का भाव रखें और उन्होंने जिस उद्देश्य से इस महाविद्यालय की स्थापना की है उसके दिशा में हम लोग आगे बढ़ें तो उनकी आत्मा को भी जहाँ भी होंगे वो आह्लादित होंगे कि हमारे बच्चे हमारी यश और कीर्ति को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है कि एक बार कीर्ति बाबू के लिए आप लोग जोरदार वो हम सबों को आशीर्वाद दें, हम ईश्वर से इसी कामना करते हैं। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। और समय को आगे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूँगा कि हमारे बीच हमारे शहर के जाने माने युवा चिकित्सक डॉक्टर पंकज जी इनका जो संघर्ष है यह अपने आप में आप लोगों के लिए प्रेरणा है, क्योंकि हमने पहले भी कहा हमारा शिविर का यह भी उद्देश्य है कि हम आपके करियर में भी मदद करें। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप दिन रात समाज सेवा ही करते रहें और आप करियर में पीछे छूट जाएं तो फिर नहीं होगा। क्योंकि आप अगर अपने जीवन में कुछ नहीं करेंगे तो समाज के लोग आपको एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। आज मैं अगर NSS में इधर उधर घूम रहा हूँ तो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, लोग उसको स्वीकार करेगा। लेकिन अगर मैं आज कुछ भी नहीं रहता और मैं NSS में घूमते रहता तो उसको नहीं स्वीकार करता। इसलिए मैं हमेशा ये चाहता हूँ हमारे विद्यार्थी करियर में भी आगे हैं। और मैंने एक पिछले कार्यक्रम में NCC के कार्यक्रम में आप लोगों से कहा था कि आप लोगों को जब कोई यह मिथक तोड़ना है कि जो दिन रात पढ़ता है, जिसके आंख में मोटा चश्मा लगा रहता है,
वही विद्यार्थी इंटेलिजेंट होता है। इस मिथक को तोड़ना है। आपको यह दिखाना है, जो विद्यार्थी राजनीति के क्षेत्र में है, जो विद्यार्थी सामाजिक कार्य में है, जो विद्यार्थी खेल कूद में सक्रिय है, जो विद्यार्थी सांस्कृतिक कार्यक्रम में सक्रिय है, वही विद्यार्थी अपनी मेधा से अव्वल आएगा, अंक भी ज्यादा लाएगा। यह मिथक, इसको हम लोग को स्थापित करना है कि राजनीति में कोई ऐरू गैरू विद्यार्थी नहीं आता है, बल्कि जो इंटेलेक्चुअल होता है, जो मेधावी छात्र होता है, वो राजनीति में आता है। ये आपको दिखाना है। क्योंकि आमतौर पर राजनीति को प्रचारित किया जाता है, जो कुछ नहीं कर पाता है राजनीति में आ जाता है, कुछ नहीं कर पाता है तो खेलने के लिए आ जाता है। वैसा नहीं करना है इनको। इसलिए आप लोग अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देंगे और पढ़ाई के साथ साथ ये सब काम करेंगे। इसलिए ये प्रेरणा के स्रोत के रूप में हम चाहेंगे पंकज सर आए और अपनी बात करें। मंच पर उपस्थित हमारे सिविल सर्जन साहब और टीपी कॉलेज के प्रधानाचार्य श्री कपिलेश्वर बाबू और डॉक्टर जवाहर बाबू, डॉक्टर संजय परमार, डॉक्टर रंजन यादव, श्री के भारती और प्रोफेसर सुधांशु शेखर, मैं आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन। खास करके मैं अपने सिविल सर्जन साहब को बधाई देता हूँ और इनका अभिनंदन करता हूँ, जो इतने कठिन समय में हमारे लिए पूरा मधेपुरा जिला में जो कोविड का जो वैक्सीनेशन कराए हैं, वो लगभग 75% से ज़्यादा व्यक्तियों का हो चुका है। एक बार मैं चाहूँगा आप लोगों से हमारे सिविल सर्जन साहब के लिए खड़े होकर के इनका अभिनंदन किया। हमारे टीपी कॉलेज से ही हमने ISC पास किया है, तो ये हमारे लिए एक बहुत ही गर्व की बात है कि आज आप लोगों ने हमें यहीं बुलाया है। और जो हमारे यहाँ का प्रिंसिपल साहब हैं, और इनके जैसा मैंने सरल और सहज स्वभाव के व्यक्ति मैंने अभी तक देखा नहीं। और मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में आप यूँ ही हमारे साथ रहें और वाइस चांसलर बने। मैं देता हूँ कि एक बार जो है सर वाइस चांसलर जरूर बने मधेपुरा आज जो कार्यक्रम है राष्ट्रीय सेवा योजना जो स्वास्थ्य समिति की तरफ से किया गया है, जो मधेपुरा में ये टीपी कॉलेज में जो ऑर्गेनाइज किया गया है, ये सुन करके मुझे बहुत अच्छा लगा। जब प्रोफेसर सुधांशु बाबू ने जैसे ही हमें कॉल किया तो हमें लगा बहुत अच्छा है। और दूसरी बात यह है कि हमारे सिविल सर्जन साहब के भी बारे में मैंने जैसे ही सुना तो मुझे लगा कि अवश्य ही जाना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, जब मैंने 2-3 दिन प्रयास किया सिविल सर्जन साहब से मिलने के लिए, इनके आवास पर गया था, तो करीब 3-4 बार मैंने जाकर के लौट आया, क्योंकि सुबह के 6 बजे ही निकल जाते थे ऑफिस के लिए। और आप सोच सकते हैं 50+ में कितने एक्टिव हैं। मुझे पता नहीं, हो सकता है सिविल सर्जन साहब ही ऐड किए हो। मुझे सदर अस्पताल के जो ग्रुप है उसमें मैं हूँ, मैं देखते रहता हूँ। दिन में 4-5 कार्यक्रम इनका होता है। और मैं जब इधर भी गया था मिलने के लिए तो डेरा पर रहते ही नहीं, कभी कभी घूमते रहते हैं। और जो वैक्सीनेशन है, जो अभी ओमिक्रॉन नाम का फिर से आ रहा है, जो कोविड में जो बोला जा रहा है कि जो इससे भी ज़्यादा खतरनाक इन्फेक्शन हो सकता है। अभी तक भारत में 2-4 केस ही आया है, उसके बारे में अभी तक ज़्यादा इन्फेक्शन, क्योंकि बहुत ज़्यादा वैक्सीनेशन हो गया है तो बहुत ज़्यादा चांसेस अभी नहीं है। हो सकता है इन्फेक्शन बढ़ भी सकता है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड है। और हम लोग सबसे ज़्यादा ध्यान इस पर देना चाहिए कि सभी आदमी को वैक्सीनेशन ले लेना चाहिए। वैक्सीनेशन करता क्या है, हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है। अगर किसी तरह का इन्फेक्शन होता है तो उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाता है।
और हमारे ये जो सीज़न है अभी ठंडा का जो सीज़न है इसमें सबसे ज़्यादा अगर दिक्कत होता है तो इसी में ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ता है। मैं खास करके आप लोग युवा हैं, आप लोगों को बताना चाहते हैं कि इसी में ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हार्ट अटैक भी होता है, लकवा भी मारा जाता है। ये सब ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से होता है। जिस तरह से लकवा अभी ओल्ड एज में जो अभी जैसे ही ठंडी का सीजन बढ़ रहा है तो इसमें लकवा बहुत ज़्यादा मारा जाता है। लकवा मारना भी एक तरह का ब्रेन का दौरा होता है, जैसे कि हार्ट अटैक को बोलते हैं हम लोग, दिल का दौरा है। इसी तरह से लकवा मारना भी ब्रेन का दौरा होता है। हमारा जब रक्तचाप जिसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं, जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ब्रेन में जो आर्टरी है, जो वेसल्स है हमारे, वो फट जाता है ब्लड प्रेशर रक्तचाप बढ़ जाने की वजह से, प्रेशर बढ़ने की वजह से। और जितना सराउंडिंग एरिया को ब्लड कवर करता है उतना ही एरिया हमारा जो है नीचे में काम करना बंद कर देता है, जिसको हम लोग पैरालिसिस बोलते हैं। मेडिकल भाषा में इसको सीवीए बोलते हैं, सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट बोलते हैं, सीवीए। इसको ब्रेन हेमरेज भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग अपनी भाषा में लकवा भी बोलते हैं। तो ब्लड प्रेशर जो है हमारे लिए बहुत कठिन है, बहुत कठिन बीमारी नहीं है। हम लोगों को एक्सरसाइज करना चाहिए नियमित रूप से, खाने पीने में भी बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। खाने पीने में जैसे अभी ठंडा का समय है तो इसमें हम लोग टमाटर और पालक थोड़ा कम खाएं। टमाटर और पालक जो होता है यह ब्लड को मोटा करने में मदद करता है। ये बाद में खा सकते हैं हम लोग टमाटर पालक। अभी ठंडा के सीजन में जो भी लोग 50 प्लस में है थोड़ा कम खाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ये ब्लड मोटा करता है और ये ब्लड प्रेशर बढ़ाने में भी जो है बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो ये थोड़ा सा कम खाएं। जो आप लोग घर जाएं तो आप लोग के जो पिताजी हैं, दादाजी, उन लोगों को ये सब चीज़ें अवॉइड कराएं। और जो हार्ट अटैक जो होता है, समय थोड़ा सा कम है, हार्ट अटैक जो होता है, हार्ट अटैक का लक्षण होता है छाती में दर्द, पसीना छूटना, चक्कर खा के गिर जाना, अनईजी फील करना। मतलब एक ऐसा फील होता है जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है कि हमको कैसा फील होता है। जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो ब्लड प्रेशर में भी ऐसा ही होता है कि अनईजी फील होता है, मतलब उस फील को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। हार्ट अटैक में चक्कर आएगा, छाती में दर्द करेगा, पसीना छूटेगा, चक्कर खाकर गिर जाएगा। अगर इस तरह का होता है तो समझ जाएंगे इसे हार्ट अटैक आया है। इसका जो है तुरंत उपचार किया जाना चाहिए। हमारे यहाँ अभी सदर अस्पताल में भी बहुत अच्छा व्यवस्था है, सदर अस्पताल में भी बहुत अच्छा व्यवस्था है। वहाँ पर भी ECG सबका व्यवस्था है, इमरजेंसी का व्यवस्था है। तुरंत चेकअप करवाना चाहिए, ब्लड प्रेशर देखना चाहिए। तो ये हार्ट की जो बीमारी है ये बहुत बड़ा बीमारी नहीं है, बहुत छोटा चीज़ है। इसमें होता क्या है, हम लोग जो खाते हैं, जो भी खाते हैं, तेल मसाला खाते हैं, ये इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है। ये कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, ये जाकर के बैठ जाता है, इसको चर्बी कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है हमारे शरीर में तो ब्लड का जो भी वेसल्स है, जो भी आर्टरी है, उसमें जाकर के ये जमने लगता है। जब ये जमता है तो दर्द करता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हार्ट में ही जाकर के ब्लॉकेज हो जाता है कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने से। यह ब्लॉकेज शरीर के किसी भी पार्ट में हो जाता है, क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम जो है पूरा शरीर का एक ही है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये कोलेस्ट्रॉल जो है कहीं भी बढ़ सकता है। ऐसा नहीं है कि जाके हार्ट में ही जाकर के ब्लॉकेज करने लगे। यह बात कोलेस्ट्रॉल होता है, उसका हम लोग जानकारी करते हैं, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराते हैं, उसी से हम लोगों को जानकारी मिलती है। और अगर बढ़ जाता है कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे तो यही जो है कि यहीं से ब्लड प्रेशर हम लोगों का बढ़ना शुरू हो जाता है। थोड़ा बहुत ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ब्लड प्रेशर पहले माइल्ड होता है, 130, 80, 85 रहेगा, फिर 140 सिस्टोलिक और डायस्टोलिक को थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होने लगता है, बढ़ने लगता है और धीरे धीरे जो है बढ़ने लगता है। इसी से होता क्या है, हम लोगों को पहले जानकारी लेना चाहिए कि कोलेस्ट्रॉल तो नहीं शरीर में बढ़ रहा है। कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत मोटा आदमी है तो ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, पतला आदमी को भी जांच कराना चाहिए। और
सबसे पहले हम लोगों को एक चीज़ पे ध्यान रखना चाहिए, जिंदगी जीने के लिए तनाव कम करना चाहिए। तनाव बहुत कम होना चाहिए, मानसिक तनाव, बेफजूल का तनाव हम लोगों को नहीं रखना चाहिए। जैसे कि अभी बच्चा कहीं पढ़ रहा है, पत्नी कहीं गई है तो कहीं एक्सीडेंट नहीं हो जाए, तो ये मानसिक तनाव से भी कभी कभी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो ये हार्ट अटैक जो होता है, हार्ट अटैक यही सब चीज़ की वजह से होता है। और ये हार्ट अटैक जो होता है, सबसे ज़्यादा अगर ध्यान दिया जाए तो इसका इलाज बहुत सस्ता है। हार्ट अटैक का, हार्ट का इलाज जो है बहुत सस्ता है, लेकिन वो हम लोगों को उसका सुविधा नहीं मिल पाता है। जब हार्ट अटैक होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि इनका ब्लॉकेज ठीक हो जाए। ब्लॉकेज ठीक कैसे होगा, तो हम लोग पतला करने को उनका जो ब्लड वेसल्स है, जहाँ पे ब्लॉकेज फंसा हुआ है, जहाँ पे ब्लॉकेज है जिसकी वजह से दर्द कर रहा है, पसीना छूट रहा है, तो हम लोग ये ध्यान देते हैं कि ये ब्लॉकेज ठीक हो जाए, ये मतलब ब्लड का सर्कुलेशन की सिस्टम जो है चलने लगे। तो उसके लिए हम लोग जो है एंटीकोगुलेंट मेडिसिन देते हैं, इनोक्सापैरिन होता है, हिपेरिन होता है, जिससे हम लोग थ्रोम्बोलाइसिस करते हैं। बहुत सस्ता इलाज होता है। मैं आपको बताऊं, यहाँ पर सिविल सर्जन साहब भी है, हार्ट अटैक की इलाज इतना सस्ता है कि इतना सस्ता इलाज टाइफाइड का भी नहीं हो, लेकिन हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि इस मेडिसिन का कीमत इतना ही है, लेकिन उस वो मैन्युफैक्चरिंग से ही उतना आता है, तो हम लोग उसमें कुछ इधर उधर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जितना में आता है उससे कुछ थोड़ा सा यहाँ पर जो है कॉर्नर वाले को भी, जो भी मेडिकल का दुकान है, उनको भी उसमें बचत होना चाहिए। वो भी रात दिन उसमें लगा हुआ रहता है। बनता मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम में होता है, लेकिन उसका खर्च जो है बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है हमारे आदमी। तो अगर हम लोग शुरू से ही ब्लड प्रेशर पे ध्यान रखें, शुरू से ही अगर हम लोग लिपिड प्रोफाइल करा के रखें, जिसमें कि ये देखते रहे कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ रहा है, तो ये सब चीज़ों से हम लोग ये खतरनाक बीमारी से बच सकते हैं। सर क्वेश्चन है, जिसका हमेशा बीपी लो रहता है उसके लिए ब्लड प्रेशर लो रहता है तो उसको खाना पीना चाहिए, मतलब तो उसका भी नॉर्मल अगर खाते रहे फिर भी वो हो रहा है तो फिर क्या, मतलब नॉर्मल जैसे हमेशा डाइटिंग तो सेम ही वो रहता देखना है। पड़ेगा कि बॉडी का वेट कितना है। बॉडी का वेट और हाइट जो होता है उस पर भी निर्भर करता है आपका ब्लड प्रेशर कितना है। 120 डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, जिसको mmHg बोलते हैं। 80 जो होता है वो 120 जो है वो सिस्टोलिक होता है। 120 ऊपर वाले जो होता है, जो नीचे वाला होता है 80 mmHg, उसको डायस्टोलिक बोलते हैं। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि हर एक आदमी का 120-80 ही, ये कोई जरूरी नहीं है। जरूर बस ये एक चीज पर ध्यान रखना पड़ेगा कि बॉडी मास इंडेक्स जो होता है, हाइट और वेट जो होता है, हाइट कितना है। अब जैसे बच्चा है तो उसका 100/60 है तो ठीक है, तो आपका हाइट कितना है, आपका वेट कितना है, इस पर भी निर्भर करता है कि उसके बाद अगर ब्लड प्रेशर वो लगातार उतना ही रह रहा है तो आप ठीक है, नॉर्मल माना जाएगा उसको। ऐसा नहीं है, ऐसे भी आप अपने बारे में पूछ रहे हैं, तो आपका ऐसे भी हाइट वेट कम होता है तो उसमें आपका रहेगा 100/60, तो कोई दिक्कत नहीं। एक्सरसाइज जो है अभी से हम लोगों को, आप लोग का जो उम्र है अभी से एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज करें आप लोग, व्यायाम करें, प्रतिदिन टहलें, और इससे जो है इससे आप लोगों का स्वास्थ्य सही रहेगा। रियल में एक्सरसाइज कोई नहीं करता है, बस हम लोग भी बोलते हैं, कभी हम लोगों को भी समय नहीं मिलता है। पूरे दिन तो सर भागते भागते में दिन कर जाता है, क्या पूरा बोले? दिन एक्सरसाइज होता है। नहीं, आप मेंटली रूप से अगर एक्सरसाइज करते हैं तो वो एक्सरसाइज में काउंट आता है। अगर आप मेंटली रूप से नहीं करते हैं, आप कॉलेज पढ़ने के लिए भाग के आते हैं, तो वो काउंट नहीं होगा, वो काउंट नहीं होता है। तो आप नियमित रूप से सुबह में जगे और जो है सवेरे जगे, एक्सरसाइज करें, तो वो ज़्यादा अच्छा है। और हम HIV के ऊपर भी बात करेंगे। अभी आप लोग का सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होता है HIV, आप लोगों को इस चीज़ के लिए भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और हम पहले सर से बोले भी थे कि कभी सर कोई प्रोग्राम या कुछ होता है तो उसमें आप लोग हमें भी बुलाएं, तो हम लोग बताएंगे बच्चे को क्या होता है। HIV जो होता है ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होता है,
होता है, इसमें क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाता है। बहुत जल्दी इन्फेक्शन होता है तो पता नहीं चलता है, 10 साल 12 साल के बाद 5 साल के बाद पता चलता है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स नहीं होना चाहिए, नंबर 1। नंबर दूसरा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो होता है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में ध्यान रखा जाना चाहिए कि ये सब चीज़ें की जांच हो जानी चाहिए पहले। जब किसी तरह का एक्सीडेंट हो गया या किसी तरह का ज़रूरत है, एनीमिया है या कोई जल गया है, बर्निंग का केस है, जिसमें हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, या मान के चलिए डेंगू हो गया है तो उसमें हम लोग डायरेक्ट जो है प्लेटलेट चढ़ाते हैं, तो उस सब में हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। हेपेटाइटिस बी भी का सेम काउज है, रूट ऑफ काउज। जो सेविंग करने जाते हैं आप लोग बार्बर के यहाँ, जो सेविंग करने के लिए कहीं दुकान में बैठ के क्या बोलते हैं उसको, सैलून, तो उनके भी नाइफ से हो सकता है, अगर वो इन्फेक्टेड व्यक्ति का किया है। नीडल से भी हो सकता है, रिपीटेड नीडल होना चाहिए। तो ये सब चीज़ में थोड़ा सा सावधानी रखना है हम लोगों को। थोड़ा सा इन्फेक्शन हो जाने के बाद जो है पूरा दिक्कत बहुत बढ़ जाता है। फिर रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है हम लोगों का घट जाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाएगा तो अगर एक बार डायरिया भी हो गया, अगर पेट भी खराब हो गया, तो फिर उसको ठीक करना हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस बी जो है अगर अल्कोहलिक है, बहुत ज़्यादा खा पी रहे हैं, उनका भी रूट ऑफ इन्फेक्शन सेम है हेपेटाइटिस बी में भी। अब हेपेटाइटिस बी का इलाज होने लगा है, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती है उसमें, लेकिन HIV में दिक्कत होता है। थोड़ा सा आप लोग यंग एज में है, ये सब चीज़ पर ध्यान रखा जाना चाहिए। हेपेटाइटिस बी हो गया, HIV हो गया, हेपेटाइटिस सी हो गया, ये सब का रूट ऑफ जो इन्फेक्शन है लगभग एक ही तरह का होता है। और मैं दूसरा चीज़ ये कहूँगा कि आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें ईमानदारी से पढ़ाई करें। आप जितना भी आपकी किताबें हैं, पुस्तकें हैं, उसमें आप ईमानदार रहें। अगर आपका पेज 1600 पेज का है, मान के चलिए किताब है जिसमें 1600 पन्ना जिसको पेज बोलते हैं, तो आप ये तय करिए कि प्रतिदिन हमें 2 पेज ही पढ़ना है। प्रतिदिन 3 पेज पढ़ना है तो हमें 3 पेज पढ़ना है। अगर आप ईमानदारी से पढ़ेंगे, आप जो चाहेंगे आपको वो चीज़ की पूर्ति है। इसीलिए आप लोग अपने पढ़ाई के प्रति ईमानदार रहें। आप ईमानदारी से पढ़ेंगे तो आप लोगों को जो भी चाहे वो आप लोगों को हासिल हो सकता है। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ। मैं एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, इतना देर से आप लोग सुने, और मैं बुलाने के लिए खास करके उनको भी बधाई देना चाहता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हम आपके आभारी हैं। हमारे समय निकाला, और अब मैं सिविल सर्जन साहब से आग्रह करूँगा, डॉक्टर अनंत नारायण शाही सर से, कि आप आएँ और हम समय का मार्गदर्शन करें। डॉक्टर अनंत नारायण शाही सर। आदरणीय प्रिंसिपल सर, प्रोफेसर जवाहर जी, सुधांशु जी, इसके साथ उपस्थित अन्य प्रोफेसर जिनसे बहुत ज़्यादा परिचित भी नहीं हैं, और सदस्य, साथ में छात्र छात्राएं, समाचार और प्रिंट के मीडिया बंधु को भी, सभी का मेरे ओर से हार्दिक स्वागत है। और ये समर्पण दिखा रहा है कि आप रविवार के दिन, जिस दिन प्रायः अवकाश होता है, हम लोग को तो कभी अवकाश नहीं है, तो आदत पड़ गया है,
तो ये समर्पण दिखाता है कि आप रविवार के दिन भी अपने पढ़ाई को भी छोड़कर इस शिविर में उपस्थित हैं। इसके लिए बहुत बहुत हम धन्यवाद देना चाहेंगे सभी को। ये ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय का मैं बहुत आभारी हूँ। मैं थोड़े दिन से यहाँ आया हूँ, 6-7 महीना हुआ है, लेकिन अभी तक 2-3 कार्यक्रम में प्रिंसिपल सर और सुधांशु जी, जवाहर जी, इन लोग द्वारा हम आमंत्रित किए गए हैं। मैं समय निकाल के आता भी हूँ। काफ़ी अपना शेड्यूल बिजी रहता है, लेकिन उसी में समय निकाल के मैं आता हूँ। और रात में सुधांशु जी फोन किए, लेटे में किए थे, 9-10 बजे के आसपास। अरे संडे को तो छुट्टी रहता है थोड़ा सा। और कल अभियान भी हम लोग का था, मैसिव ड्राइव था टीकाकरण का, तो लेट आवर तक तो हम लोग हिसाबे जोड़ घटाव अपना कर रहे थे। फिर भी कहा ठीक है, मैं आऊँगा, 10-15 मिनट समय तो जरूर दे ही सकता हूँ। तो इसके लिए सुधांशु जी को भी हम बधाई देना चाहेंगे कि हमको याद रखते हैं बराबर। प्रिंसिपल सर तो याद रखते ही हैं। तो ये राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के द्वारा जो आज ये शिविर का आयोजन किया गया है, इसमें स्वास्थ्य की ही शायद ज़्यादा है, जागरूकता अभियान ऐसा ये है, अपने पढ़ाई के साथ आप जागरूक हों। बहुत सारे अभी हम लोग ऐसे काल में जी रहे हैं कि बहुत सारे बीमारी आ गए हैं, जहाँ तक दूसरे देश से भी आ रहे हैं। उसमें से सबसे पहला अभी जो हम लोग जी रहे हैं, कोरोना का नाम सभी ने सुना है। इसका तांडव हम लोगों ने देखा है, 6-7 महीना पूर्व देखे कि किस तरह से अपने लोग हम खोए हैं। तो इस कोरोना के लिए हम लोग तो चाहेंगे कि अब बचाव हो, ढंग से बचाव हो। उस वक्त हम लोग तैयार भी नहीं थे, इस बार तो हम लोग तैयार भी हैं। इसी कड़ी में अभी सुनने में आ रहा है, साउथ अफ्रीका से एक चला है वायरस, ओमिक्रॉन नाम करके है, जो अपने भारतवर्ष में भी पहुंच गया है। 2 केस कर्नाटक में निकला है, पॉजिटिव हो गए हैं 2 केस, एक बम्बई में भी है और एक गुजरात में भी है। तो 4 केस अभी तक तो आ गए हैं। हो सकता सुनने में आया कि वो लोग वही एडमिट हुए जो कि दोनों डोज में से कोई डोज नहीं लिए थे। एडमिट कोई नहीं इसमें हुआ है, एडमिट कोई नहीं हुआ है, लेकिन अभी इसके बारे में बहुत जानकारी और लोग को नहीं है। अभी दुनिया को भी जानकारी बहुत रिसर्च चल रहा है। पहले पूरा भाषण होने देना चाहिए, फिर कोशिश करना चाहिए। तो ये 4 केस तो अभी तक इंडिया में सूचित है, दिखाए गए हैं। कहा जाता है ये संक्रामक बहुत अधिक रूप में हो है, मैंने बहुत जोर शोर से इसका फैलाव होगा अगर अपने यहाँ होना होगा तो, लेकिन घातक उतना नहीं है जितना पहले हम लोग डेल्टा में देखे हैं और सहे हैं, अपने लोग के खोए हैं, उतना घातक नहीं है। लक्षण भी लगभग वही है, सर्दी से शुरू होगा, सर्दी खांसी बुखार, फिर बेहोशी की ओर। तो घातक उतना नहीं है, इससे हम लोग की खुशी की बात है। खैर आता है, सर्दी खांसी हो गया पर चला जाए तो अच्छी बात है, उतना तक रहे तो ठीक है। फर्टिलिटी नहीं हो, मोर्टेलिटी नहीं हो, मरे कोई नहीं। उस वक्त हमारे पास दवा भी इजाजत उतना नहीं था। ऑक्सीजन जो कहा जाता है, ऑक्सीजन के बारे में आप लोग सुना हुआ कि इतना महंगा ब्लैक में बिक रहा था, 40,000-50,000 में सिलेंडर बिक रहा था, हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रहे थे। तो अब वैसी स्थिति नहीं होगा। अगर ओमिक्रॉन आएगा भी, भगवान करे नहीं आवे, हम लोग भी परेशान हो जाते हैं आ जाने पर, तो वैसी स्थिति नहीं हो चुकी। ऑक्सीजन का प्रचुर मात्रा में हम लोग क्या मिलेगा, शायद आप लोगों को जानकारी है कि नहीं। मेरे यहाँ 2 ऑक्सीजन प्लांट सदर हॉस्पिटल में बन के रेडी है। एक का तो काम चल रहा है, उससे ऑक्सीजन निकल रहा है और इमरजेंसी रोगियों को आईसीयू में सप्लाई हो रहा है, बेड हो रहा है। दूसरा बहुत बड़ा बृहद प्लांट है जो कि प्रधानमंत्री केयर फंड से बना है, करोड़ों रुपया का ये है प्लांट, रेडी है। केवल थोड़ा सा उसमें कुछ कनेक्शन बाकी है, पॉइंट अभी नहीं लगे हैं। एक मैनीफोल्ड एक घर बनना रहता है, जहाँ समझिए कि स्टोर रूम, प्लांट से पहले वहाँ आएगा, वहीं से डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो वो नहीं बनना है, वो बन जाएगा तो हमको लगता है कि इस महीने के अंत तक एकदम बन जाना चाहिए।
तो ऑक्सीजन का भरपूर मात्रा में हम लोग उपलब्ध भी कराएंगे, हर को कराएंगे। कोई ऑक्सीजन के अभाव में अब नहीं मरेगा। दवा भी हम लोगों ने परचेज कर लिया है। एक रेमडेसिविर जो इंजेक्शन था 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 में हमको लगता था, जिसका दाम ही 800-900 हज़ार के नीचे, ब्लैक में काफ़ी बिका, प्रचुर मात्रा में वो हमारे पास है। और भी सब जो जनरल दवा होती है वो सब है। तो कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है। और पहले कोरोना के बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगा। पहला तो हथियार है कोरोना से बचने का कि मास्क का उपयोग हो। हम लोग भुला रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं, घर में भी नहीं, बाजार में भी नहीं, दुकान पर भी नहीं। सभी कोई मास्क का प्रयोग करे। हम लोग तो देखिए इस पेशा में, लेकिन फिर भी मास्क लेके चलता हूँ, पहनता हूँ भी, लेकिन बोलने को जिसको निकाल लिया हो। तो सभी कोई मास्क का प्रयोग करिए। बचाव का ये पहला अति है, साधन है। दूसरी बात है, घंटों 2 घंटा पर हाथ धोना है, साबुन से संभव नहीं हो पाता। कॉलेज में आए तो कहाँ हाथ धोएंगे, दिन भर कने साबुन धोएंगे, लेकिन कम से कम 3-4 बार तो हाथ धो ही सकते हैं। तीसरा जो है सैनिटाइजर का प्रयोग पॉकेट में भी लेके, छोटे-छोटे शीशी में भी अभी आ गया है, बीच में अपना हाथ को मलते रहते हैं ताकि वो वायरस मर जाए। और एक बात कहा जाता है सोशल डिस्टेंस। सोशल डिस्टेंस हम लोग के समाज में, जहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ रहता है, हर तरह के फंक्शन हो, शादी ब्याह हो, बाजार हो, मार्केट हो, कहा तो जाता है, लेकिन ये संभव प्रैक्टिकली नहीं है। अब 2 गज की दूरी पर कौन कहाँ चलेगा? रोड पर किसी को कोई कह सकता है कि तुम 2 गज की दूरी पर बना के चलो? दुकान में कोई कह सकता है कि तुम 2 गज की दूरी पर क्यों नहीं हो? शादी ब्याह में कोई कह सकता है कि 2 गज की दूरी पर क्यों नहीं? व्यवहारिक नहीं, लेकिन प्रयास हम लोग का होना चाहिए, जितना हम कर सकते हैं करें। तो ये सब हो गया ऊपर झापर की बात है। लेकिन कोरोना से असल बचाव हम लोग के वैक्सीनेशन से ही होना है, टीकाकरण से ही होना है। और टीकाकरण जैसे हमारे यहाँ मतदाता सूची से मैंने निकाला था, उसी के आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो 12 लाख, इसमें कुछ डाटा है, 12,93,428, मतलब 13 लाख के आसपास मतदाता जब मैं ये सूची लिया था उस वक्त थे। हो सकता है इससे बढ़ गए, बढ़े होंगे, निश्चित बढ़े होंगे। तो इतना है। लेकिन हम लोगों ने वैक्सीनेशन अभी तक कर दिया है, 15 लाख कर दिया है, 15,41,751। तो हम लोगों ने अच्छा काम किया। और आपको जानकारी दूँ कि स्टेट में 48 जिला है बिहार में। उस 48 में से प्रथम डोज का जो वैक्सीनेशन 48 तो नहीं है भाई, 38 से शायद 48 कहाँ से आया? ओ हम 48 बोल दिए थे, 38 है जिला, 38 जिला है, सॉरी अगर बोल दिए हो तो उस 38 जिला में प्रथम डोज के टीकाकरण में स्टेट में मेरा 13वां पोजीशन है, और सेकेंड डोज में 9वां पोजीशन पर है। सरकार से भी हमको बराबर प्रशंसा मिलता है कि भाई आप अच्छे स्थिति में हैं। और जब तक सेकेंड डोज का सुई आप नहीं ले लेते हैं, सुरक्षित नहीं है। इसलिए सेकेंड डोज का सुई जो नहीं लिए, 18 वर्ष से उम्र वाले ऊपर एबव की बात हो रही है, सभी को ले लें। अगर नहीं लिए तो अब समय है, ले लीजिए। और इसके लिए हमने एक प्रोग्राम बनाया था, सरकार ने प्रोग्राम बनाया था कि घर घर अब हम जाएंगे। जैसे पोलियो में कैसे घर घर हम लोग जाते हैं, तो जो नहीं निकल रहे थे, रिफ्यूज कर रहे थे, हम नहीं लेंगे, ऐसे हो जाएगा, वैसे समझा बुझा के काउंसलिंग करके, आप लोग भी गांव देहात के ही होंगे, आप देखते हो कि आपके घर पर भी मेरा टीम गया होगा और पहले से सर्वे करके रखा हुआ है कि इस घर में पहला डोज कितने लोग ले लिए, कौन नहीं लिए, वजह इनकार है, बीमार है, बाहर चला गया, प्रदेश से बाहर निकल गया, या हो सकता है कभी कभी अनफॉर्चुनेटली उस घर में उसका डेथ भी हो गया होगा। तो ये सब का सर्वे करके हम लोग घर घर जा रहे हैं।
उसका नाम दिया गया है घर घर दस्तक। शायद आप लोग के घर में जा रहा होगा, देखे होंगे। तो सभी को हम लोग निकाल रहे हैं। यही वजह है, जब टारगेट था 13 लाख तो 15 लाख हम कैसे कर देंगे। कुछ बाहरी लोग आए हैं, कुछ लोग छूटे भी होंगे। तो इस तरह से कहने का मतलब अच्छा स्थिति हम लोग का टीकाकरण में है। कल भी मैसिव ड्राइव था, 50,000 का हमने टारगेट रखा था, 50,000 का, लेकिन हुआ 32-33 हज़ार हुआ, वो भी कम नहीं है। अब जो बच गया है तो वही बच गया है। जैसे टीम गया मेरा घर में खोजने, आपको आप निकल जाते हैं, थोड़ा सा फसल का समय है, कटनी चल रहा है धान का, तो धान भी तो जरूरी है लाना घर में, नहीं लाएंगे तो खाएंगे कल क्या, तो निकल जाते हैं। अब कितना देर तक बैठा रहेगा मेरा टीम वहाँ घर पर। तो ऐसे ही लोग कुछ बच गए हैं। कुछ लोग इनकार वाले हैं, तरह तरह के कुछ अंधविश्वास, मर जाएंगे। अरे मर जाना होता तो इतना तो हम दिए 15 लाख के तक, कहाँ कोई मर। तो इस तरह से टीकाकरण में हम लोग अच्छी स्थिति में हैं। जो नहीं लिए हैं अभी भी, तो 84 दिन के बाद सेकेंड डोज पड़ता है। पहले शुरू हुआ था सेकेंड डोज 28 दिन के बाद, उसके बाद 42 दिन हो गया, 42 दिन से अभी 84 दिन। फर्स्ट डोज के बाद 84 दिन से लेके 112 दिनों के भीतर ले लेना है सेकेंड डोज। सभी को इसमें ले लिया है क्या? कोई ऐसा है जो हाथ उठाए जो नहीं लिए हो? नहीं लेने वाले हाथ उठाइए। अच्छा, अभी भी 4-5 है क्यों भाई? कुछ समस्या है क्या? कि अभी टाइम नहीं पूरा हुआ। ठीक है, टाइम नहीं पूरा तो अच्छी बात है, लेकिन टाइम पूरे तो आप जहाँ नजदीक हो जाके ले लीजिए। तो ये टीकाकरण की बात हो गया। इसी के क्रम में जुटा है कि अभी ओमिक्रॉन जो आ रहा है, अब पहले से हम लोग का चर्चा, टेस्ट कराना भी जरूरी है। टेस्ट किसके शरीर में वायरस पहुंच गया, कहाँ से पहुंच गया तो कहना मुश्किल है। वो तो हवा में चलता है, दौड़ता है, खांसी करते हैं, छींकते हैं, उससे भी एक दूसरे को चला जाता है। तो टेस्टिंग भी हम लोग प्रतिदिन 5 से 6 हज़ार के बीच में इस पर जिले भर में करवा रहा हूँ, प्रतिदिन टेस्टिंग, ताकि कोई भी अगर कीड़ा लेके घूम रहा हो, वायरस लेके घूम रहा हो, वो पकड़ में आ जाए। और जब पकड़ में आ जाएगा तो उसको हम लोग आइसोलेट करेंगे, क्वारंटाइन में रखेंगे। सिम्टम होगा इलाज करेंगे, बिना सिम्टम का भी ये बीमारी रहता है कि कोई बीमारी नहीं लेकिन फिर भी पॉजिटिव है। तो कोरोना काल में हम लोग जी रहे हैं, और दूसरा कोरोना आने की संभावना भी है, जो गुजरात बम्बई तक आ गया है, कर्नाटक होते हुए, अब देखिए कहाँ तक आता है। तो कोरोना से हम लोग बचे। मास्क का प्रयोग जरूर करेंगे, मास्क बहुत जरूरी है। और पहले तो सरकार कुछ दिए था, पंचायत से नहीं दिया हो तो कितना पैसे का मास्क है, 10 टका 20 टका। तो ये कोरोना एक बीमारी हुआ। दूसरी बात है कि आप लोग जुआ हैं, डॉक्टर पंकज ने अभी आपको बताया भी, बहुत सी बात बता ही दी है। हमारा तो सब्जेक्ट था लेकिन छीन वही लिए। तो एड्स के बारे में आप लोगों ने सभी ने सुना हो, अभी तो कुछ बताए भी उन्होंने। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है पूरे विश्व भर में। दिवस मनाने का मतलब क्या है कि उनकी जीवनी को, उसके कहानी को हम अपने पीढ़ी को दिखाएं, ताकि वो भी कुछ प्रेरणा लेकर उनके द्वारा बताए गए मार्गों पर चल सके। तो विश्व एड्स दिवस जो 1 तारीख को मनाया गया है, उसमें हम इनवाइटी थे, पार्वती साइंस कॉलेज में हम आए थे, भाषण दे रहे थे, व्याख्यान दे रहे थे, दिए थे। और साथ में उस दिन हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाए थे। प्रिंसिपल साहब से हम अनुरोध करना चाहेंगे, कभी जरूरी हो तो ब्लड कुछ दे, अरेंज करवावे ब्लड कैंप, क्योंकि ब्लड तो कहीं दुकान पर मिलेगा नहीं। जब जरूरी होगा खून की कमी से या एक्सीडेंट से, तो ब्लड कोई देगा तब ना हम उसको देंगे। तो हम प्रिंसिपल साहब से अनुरोध करेंगे कि एक आध वो कैंप अरेंज करवाइए, हम देंगे, आप खून दान दीजिए। खून दान देने से कोई कभी कोई दिक्कत नहीं होती है। ऐसी नहीं बात है अंधविश्वास में लोग का कमजोरी हो जाएगा, ये कुछ नहीं। और 3 महीना के बाद पुनः दान कर सकते हैं ब्लड का। तो ये ब्लड डोनेशन भी करिए। और एड्स का जहाँ तक सवाल है तो बता ही दिए हैं। एड्स कॉमनली फैलने का 4 तरीका होता है, 4।
आप लोग को बताना भी इसलिए जरूरी है क्योंकि आप यंग एज में हैं, गुमराह भी हो सकते हैं, गलत रास्ते पर जा सकते हैं। तो पहला उन्होंने बताया कि ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, सेक्स से ही होता है। असुरक्षित संबंध, सेक्सुअल संबंध कभी नहीं बनावे। असुरक्षित, पति पत्नी के और पत्नी पति के तरफ वफादार रहे, मोनोगामी नहीं हो। बचाव का सबसे अच्छा कारण उपाय यही है कि आप सीमित रहिए अपने परिवार में, पति पत्नी वफादार रहिए, बाहर मुंह मत मारिए, मत झांकिए, गलत संबंध मत बनाओ। बचाव का, एड्स का यही कारण साधन है। और 85% बीमारी इसी से फैलता है। फैलता भी इसलिए है कि क्योंकि हमारे परिवेश में बहुत सारे लोग बाहर रहते हैं, काम करते हैं, ट्रक चलाते हैं, मल्टीनेशनल में काम करते हैं, साधारण भी काम करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं, दूसरे प्रदेशों में जाकर बहुत दिन तक वहाँ रहते हैं, घर आ नहीं पाते हैं, तो गलत संगत में पड़ के वो गलत रास्ता पकड़ लेते हैं, संबंध बना लेते हैं असुरक्षित। इसके बाद वो खुशी लाने जाते हैं प्रदेश में और अपने प्रदेश में लौटते हैं गम बांटने के लिए, गम लेकर आते हैं। तो ऐसा नहीं करें। अगर बहुत जरूरी ही हो, कंडोम का उपयोग करें। कंडोम हर जगह मिलता है, निःशुल्क मिलता है, दुकानों पर भी मिलता है, बहुत सस्ता रेट में, कोई बहुत ज्यादा महंगा नहीं मिलता है। कंडोम का उपयोग अगर बहुत जरूरी है तो कर सकते हैं। हमारे सभी सरकारी संस्थान में मिलता है, निःशुल्क मिलता है। दूसरा जो वजह है एड्स फैलने का, वो ब्लड से ट्रांसफ्यूज हो जाता है दूसरे के शरीर में। अगर ब्लड लेने के वक्त हमने सावधानी नहीं बरता, सारे प्रक्रिया से नहीं गुजरे, सारे जांच नहीं किए, किसी का ब्लड ले लिए, संभव है कि वो संक्रमित हो, वही ब्लड दूसरे को चढ़ा देंगे तो संक्रमण उसको भी हो जाएगा, फैल जाएगा। ये कम परसेंटेज रहता है, गलती उलती से कभी ये होता है, ज्यादा नहीं होता है। तीसरा जो कारण है, अभी नए युग की एक बीमारी है, नवयुवक भी इसमें बहुत रहते हैं इन्वॉल्व, नशा पान करते हैं, नशा करते हैं, मुंह से खा पी लेते हो तो ठीक है, लेकिन जो सुई के नशा के आदि हैं, इंजेक्शन से आदि हैं, उनके पास उतना पैसा तो हो नहीं पाता है। रात दिन सुई लेना है तो पैसा घट जाएगा, उसके लिए चोरी करेंगे, घर का सामान बेचेंगे, अपनी पत्नी का आभूषण तक वो लोग बेच देता है नशा सेवन के चलते। जो सीरीज उनको कहीं फेंका मिल जाए, उसी से फिर दूसरा सुई ले लेते हैं, वही फेंक दिया, फिर कोई तीसरा कोई ले लिया, तो इससे इन्फेक्टेड होने का चांस बहुत ज्यादा रहता है। इसलिए सुई देने के बाद कहा गया है या तो काट दीजिए नीडल को, या तोड़ दीजिए, मरोड़ दीजिए, ताकि दूसरा में उपयोग ये नहीं कर सकता। और चौथा कारण है, अगर मान ले कि पिता संक्रमित है, उससे पत्नी को हो गया, गर्भ धारण कर लिया, बच्चा जो लेगा वो पीड़ित होकर आएगा, एड्स पीड़ित होकर आएगा। तो एक तरह से कहिए कि ये लाइलाज बीमारी है, इलाज इसका संभव नहीं है, और रोग से जो लड़ने की क्षमता रहती है वही घट जाता है। जब घट जाएगा तो कमजोर आदमी को सभी कोई सताता है। आप लोग अपने गांव देहात में देखे हुए, पड़ोस में देखे हुए, कमजोर को सब कोई सताता है। तो जब शरीर कमजोर हो जाएगा, उसके पास सिपाही लड़ने का नहीं है, सहने की शक्ति नहीं है, तो दूसरा बीमारी भी उसको अटैक करेगा। जब बीमारी अटैक करेगा तो वो भी ठीक नहीं होगा। तो कहने का मतलब है ये 4 कारण है। बचाव तो बता दिए, वही बचाव है। अगर बहुत जरूरी तो कंडोम का उपयोग करिए। ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब हो तो कम से कम ध्यान हो, जैसे हम लोग लेते हैं चाहे जो भी ले। एड्स के सारे प्रक्रिया जो होते हैं उसके जांच पड़ताल करके ही ब्लड दे, डोनेट करें। तो ये तो हो गया वो एड्स के बारे में, कोरोना हो गया। तीसरी बात वो कॉमन समाज में है, ट्यूबरकुलस, जख्मा रोग।
जख्मा रोग सभी ने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा भी होगा, अगल बगल में होगा भी, कोई हो सकता है आपके परिवार में इसमें संक्रमित हुए हो। तो 14 दिन तक लगातार खांसी, बुखार अगर हो तो सरकार तो इसको कहती है स्लोगन में कि टीबी है, आप जांच कराइए। हो सकता है टीबी हो, आपको होगा कि नहीं वो तो बात का चीज है, लेकिन जांच कराइए। हमारी व्यवस्था में सब जगह जांच की सुविधा है। स्पुटम का जांच होता है, एक यूरेट मशीन है, उस पर भी जांच होता है, एक्सरे भी होता है, स्पुटम का भी जांच होता है। तो लक्षण तो ये नहीं है, बराबर खांसी, बुखार, भूख नहीं लगेगा, कमजोरी हो जाएगा, वेट घट जाएगा, बलगम साफ निकलेगा, पीला निकलेगा, कभी उसमें लाल भी निकलेगा। मैंने लाल का मतलब कहने वाला खून का अंश भी निकल सकता है। कभी हेवी खून लेके वोमिटिंग करके लोग आता है, कभी ब्लड टी स्पुटम लेकर आता है। समाज में ये भी अभी है। और एड्स और टीबी का जहाँ तक सवाल, अगर डायग्नोसिस हो जाए, इलाज सब निःशुल्क होता है, हमारे यहाँ होता है। और सरकार कुछ इसमें पैसा भी देती है, खाने पीने के लिए कुछ पैसा भी देती है। हर महीना तो नहीं देती है, महीना के जोड़ के 4 महीना 6 महीना पर देती है। तो इसका भी फायदा उठावे आप लोग। इसके अलावा बहुत सारे और बीमारी है, कला जराय, मलेरिया है, बीमारी का कोई अंत नहीं है, समय भी कम है, दूसरे वक्ता को भी बोलना होगा। तो ये 3 बीमारी जो मैंने कहा, आप बोलिए सर। और बोले तो तो 3 बीमारी जो मैंने बोला ये तो बड़ा कॉमन है। और पंकज जी ने बताया हार्ट के बारे में। हम लोग की जीवन शैली एकदम बदल गया, मॉडर्न युग में हम लोग जी रहे हैं। फिजिकल वर्क करते नहीं हैं, खाना गरिष्ठ खाते हैं, घर के खाना दाल भात रोटी ठीक लगता नहीं है, आप मंगाते हैं होटल से, चाइनीज फूड तो कभी कौन फूड तो कभी कौन फूड, मेहनत करना नहीं है, लाइफ स्टाइल एकदम चेंज हुआ है। दिन तक सोए रहते हैं 8 बजे 9 बजे तक, घूमना है नहीं, टहलना है नहीं। तो कहने का कुछ तो बीमारी अपने से हम लोग इन्वाइट कर रहे हैं। जिसने कहा था कि सवेरे सो सवेरे जागो, अर्ली टू गो इन बेड और अर्ली टू राइज, की गलत थोड़े कहा था। आज के अधिकांश लोग हैं छात्र छात्राएं जो नहीं देखे कि 8 बजे 9 बजे सोए रहा था, रात भर जगह रहेगा, देख रहा है, कोई टीवी देख रहा है, कोई कंप्यूटर चला रहा है, तो कुछ, लेकिन फिर भी सोने का भी तो वो टाइम है कि नहीं है, जगने का भी वो टाइम तो है। एक्सरसाइज करें, कोई फिजिकल वर्क करें। गांव देहात के जो बेस के वो कुछ कर भी लेते होंगे, शहरी ओरिजिन के लोग छात्र तो नहीं कर पाते, कहाँ जाएंगे काम करना, जगह जमीन है नहीं, घर में अपना बंद है। तो लेकिन कम से कम एक्सरसाइज वगैरह कुछ घर में भी कर सकते हैं। रामदेव बाबा का बहुत सा एक्सरसाइज होता है, लोग क्या क्या भावरी आता है, ये सब तो कर सकते हैं, उसमें कुछ जाता नहीं है, समय देना। अगर ये सब करेंगे तो आपको जैसा उन्होंने कहा, ब्लड प्रेशर काहे को बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, उसका जो अपना जो है ये घातक सब जो कॉम्प्लिकेशन हो, हेमरेज होगा, लकवा मारेगा, हार्ट अटैक करेगा, किडनी फेल कराएगा। तो इस सबसे भी अगर फिजिकल वर्क आप करते हैं, टेंशन मत जोतिए, आराम से खाइए पीजिए सोइए। एक फिलोसफर हुआ था चरवाक, आप लोग तो साइंस के स्टूडेंट इसलिए शायद चरवाक का नाम नहीं जानते हैं, चलिए अच्छी बात है, चरवाक का नाम जानते थे आप। उसके शिष्य, उसने कहा था खाओ पियो मौज करो, और पैसा नहीं हो तो कर्जा लेके घी पियो। देखिए क्या बात बोल रहे हैं, दार्शनिक तो ऐसे ही सब फक्कड़ होता था, इसी टाइप से लोग बोलता था। खाओ पियो मौज करो, पैसा नहीं हो तो कर्जा लेके घी पियो। घी पीने का मतलब है कि कर्जा लेके और आलतू फालतू चीज खाओ, मरने के बाद किसका क्या हुआ कोई देखा है क्या? कोई कभी देखता है कि मर के स्वर्ग में गया कि नरक की? तो कल्पना है, यहीं पर स्वर्ग है, यहीं पर नरक है। तो कहने का चरवाक का आज भी जो फिलोसफी का सब स्टूडेंट होगा वो लोग जानता होगा। कराने वाले भी, आपको बुलाने वाले फिलोसफी का स्टूडेंट
बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। हम लोग तो फिलोसफी में हम लोग तो मात्र IAC तक पढ़े, ज़्यादा पढ़े हुए भी नहीं, आप लोग से कभी पढ़े हुए नहीं, लेकिन संजोग मिल गया, लक साथ दिया। साइंस कॉलेज का नाम आप लोगों ने सुना होगा, पटना में साइंस कॉलेज है, अच्छा कॉलेज यूनिवर्सिटी पटना यूनिवर्सिटी में है। वहाँ फर्स्ट डिवीजन के भी पहले एडमिशन नहीं होता था, अब यो शायद स्थिति वही होगी, क्योंकि पहले तो फर्स्ट डिवीजन स्कूल में होवे करता था बहुत कम, 1 2 3 4, अभी तो 250 डिवीजन तो 240 फर्स्ट डिवीजन पास कर जा रहा है, कितना के बोल लेगा। तो उससे मैंने पढ़ा और उसके बाद फिर मेडिकल कॉलेज में PMCH में, फिर जनरल मेडिसिन में MD भी किया दरभंगा से। इसके बाद सेना में चले गए, सेनापति भी रहे, सेना में रह के छोड़ के तब स्टेट में घुसे हैं। आज मैं 65 साल कंप्लीट करूंगा इस दिसंबर में, 67 साल से नौकरी करना है और हल्ला है कि अभी 70 साल होने वाला है। तो सेना में रहा, इसलिए हमको कोई ब्लड प्रेशर नहीं है। मैं बहुत तनाव में भी रहता हूँ, इतना काम रहता है जिला का मत पूछिए। कोई ब्लड प्रेशर नहीं, कोई चीनी की बीमारी नहीं, कोई जोड़ की बीमारी नहीं, कुछ नहीं। मैं आज भी घूमता हूँ जहाँ मैं रहता हूँ अपने मोहल्ला में, बहुत सारे लोग तो हमको पहचानता नहीं, तो कोई पब्लिक होगा, चादर ओढ़ के स्वेटर पहन के घूमने बहुत दूर तक 2 किलोमीटर तक जाता हूँ, सदर रोड में रहता हूँ। उधर कोई होगा तो देखे होंगे, कोई पहचानता भी नहीं कि सिविल सर्जन होगा जिला का, वैसा रूप भी नहीं रहता है। सुबह में आज भी मैं जाता हूँ, फिर वहाँ से आके ऊपर में दंड बैठक भी करता हूँ, रूम बंद करके दंड बैठक भी करता हूँ। उस समय तक मेरा बच्चा सब सोया रहता है। आप ही लोग ऐसा वो भी है, 7 बजे 8 बजे उठता है। एक बच्चा जो है मेरा फैशन डिजाइनर है, और दूसरा एक है जैसे कि वो एनिमेशन का कोर्स किया है। ये सब विदेश जाने के लिए तैयार है, लेकिन अब विदेश क्या जाएगा, अब यहीं पर कुछ आलू बेचो, कहीं पर सब्जी का दुकान लगा, कहाँ जाएगा? देख रहे हैं आप के लोग आ रहे हैं, तो कहाँ जाओगे भाई, वहाँ कोई पूछने वाला है? तो इस तरह से कर, हमारे घर में भी ऐसे ही है, जैसे आप लोग रहते हैं वैसे ही है। दोनों को ख्वाब बड़ा था, हमने तो पढ़ा दिया, दोनों जाने वाला विषय था। 1.5 साल से घर में बैठा हुआ, पहला कोरोना से, अभी सोचा कि अब चल जाएंगे, अब देखिए वो भी कोरोना आ गया, तो घर ही पर अब कुछ काम करना पड़ेगा भाई। बहुत से यहाँ भी काम है, विदेशी को थोड़े है, यहाँ आलू प्याज बेचेगा सब्जी तो नहीं होगा, बेचेगा, कोई बिजनेस करेगा तो नहीं होगा, करेगा। तो इस तरह से करने के लिए फिजिकल वर्क बहुत जरूरी है। आज के स्टूडेंट जैसे मैडम पूछ रही थी शायद ब्लड प्रेशर के बारे में, क्या करें, तो शरीर तो आपको इतना दुबला हल्का है कि क्या ब्लड प्रेशर आपको